हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मनीष सर। आप एमपी के सभी पीएनएसटी के बच्चों के लिए, उनके पीएनएसटी एग्जाम के लिए हम यूनिट वाइज टॉप क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। यूनिट वाइज टॉप क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। सभी बच्चों के सफल होने के लिए जरूरी होता है एक सही ज्ञान। इन टेस्ट के माध्यम से आपको सही क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें वो क्वेश्चन भी होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चन भी होंगे जो आ सकते हैं, और इन्हीं चुनिंदा टॉपिकों में से क्वेश्चन को चुना जाएगा, ये निश्चित है। यदि आप बेसिक से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को पढ़ करके निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म हैं जहां पर पीएनएसटी के क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं, लेकिन यूनिट वाइज नहीं हल कराए जा रहे। यहां पर आपको यूनिट वाइज बताए जाएंगे। हर यूनिट के चुने हुए क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे और उन क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए टॉप क्वेश्चन की सीरीज जारी है। इसके पहले भी 2-3 जो क्लासें हैं वो लग चुकी हैं। आज बॉटनी के सेकंड यूनिट, आज बॉटनी का जो सेकंड यूनिट है उसका टेस्ट होना है बेटा, जिसका नाम है सेल डिवीजन। इसके 25 क्वेश्चन का आज टेस्ट है आप लोगों का, और आपके सामने हम ये सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, और जो अच्छा बच्चा होगा वो लाइक तो जरूर करेगा, साथ ही कमेंट करके अपने नंबर भी बताएगा कि सर मुझे इतने नंबर आए। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, बाकी जो सर की बात मानेगा वो आगे जाएगा और जो नहीं मानेगा वो पीछे रह जाएगा। चलिए, तो आपके गुरुजी आपके लिए लेकर के आ गए हैं YouTube पर पीएनएसटी एग्जाम के लिए यूनिट वाइज टेस्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा करके देखेंगे। ये देखिए आपके सामने आ गया है। प्रश्न पहला, नीचे कोशिका विभाजन के दौरान एक निश्चित अवस्था पर एक विशेष घटना को प्रदर्शित किया जा रहा है। कोशिका विभाजन की इस अवस्था को पहचानिए। तो इस चित्र को देख करके अवस्था को पहचानिए, यह किससे रिलेटेड है। क्या यह अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था सेकंड है, सूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था है, या सूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था तथा मध्यावस्था है। कौन सी अवस्था है? आप एक ऑप्शन को चुन लीजिए, एक पेज निकाल लीजिए, उसमें अपने नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 25 तक। जो सही होता है सही का टिक लगाइए, जो गलत होता है गलत का टिक लगाइए। आप अपना ऑप्शन चूज करके रखिएगा कि मैंने पहले का कौन सा चुना। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताने के लिए लगभग 30 सेकंड का समय दूंगा, आधे मिनट का समय दूंगा आपको। इतनी देर में आपको चूज करना है सही क्या है। तो देखिएगा, यहां पर यह समजात गुणसूत्रों का जोड़ा दिखाई दे रहा है। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है अर्धसूत्री विभाजन में, याद रखिएगा। तो ये दोनों गलत है। ठीक, और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में यह बनता है, तो राइट आंसर होगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो निशान लगा लीजिएगा कितने बच्चों का सही हुआ, कितने का गलत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसकी पूर्वावस्था अधिक लंबी होती है? पूर्वावस्था किसकी ज्यादा लंबी होती है? समसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की, दोनों में बराबर होती है, या असूत्री की? किसकी ज्यादा लंबी होती है आपको यह बताना है। ठीक, तो चूज कर लीजिए अपना उत्तर। सही आंसर क्या होगा? क्या सूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, दोनों में बराबर, या फिर असूत्री? कौन सा आंसर आपके लिए सही है? चूज कर लीजिए आप सभी। किस आंसर पर टिक लगाना चाहेंगे आप? सूत्री, अर्धसूत्री, दोनों में बराबर, असूत्री? इसका राइट आंसर होगा बेटा अर्धसूत्री। राइट आंसर है अर्धसूत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये देखिए। मियोसिस शब्द किसने प्रस्तावित किया? मियोसिस शब्द जो है ये किसने प्रस्तावित किया? हार्टविंग वान शेवेडेन ने, सटन बावेरी ने, हाफमिंस्टर या वाल्डेयर ने, फार्वर और मूरे ने? बहुत सरल क्वेश्चन आपको यहां पर निकाल के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मियोसिस शब्द किसने दिया? तो इसका सही आंसर है फार्मर और मूरे। बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट कह रहा हूं 1 सेकंड में देखते ही इसको पहचान जाना चाहिए। चलिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्न में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्धसूत्री विभाजन में कियाज्मेटा जो है, अर्धसूत्री विभाजन में कियाज्मेटा किस अवस्था में बनता है? क्या वो डाइकाइनेसिस में बनता है, डिप्लोटीन में बनता है, मध्यावस्था सेकंड में बनता है, पैकाइटीन में? किस अवस्था में बनता है? अर्धसूत्री विभाजन में 5 अवस्थाएं होती हैं, सभी जानते हैं। ठीक, सभी जानते हैं। सबसे पहली होती है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद होती है जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद होती है पैकाइटीन,
पैकाइटीन के बाद होती है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद होती है डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद होती है डाइकाइनेसिस। ये अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कियास्मेटा जो है वो डिप्लोटीन में दिखता है। अर्धसूत्री विभाजन की इन 5 अवस्थाओं में 5 फेमस है, याद रखिएगा, लेकिन डिप्लोटीन इसलिए फेमस है क्योंकि बेटा इसमें क्या बनते हैं, कियास्मेटा बनते हैं। बात समझ में आ गई ना, इसमें क्या बनते हैं, कियास्मेटा बनते हैं। ओके, तो आंसर आपने अपना चुन लिया होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न भी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। यदि सेंट्रोसोम गुणसूत्र के मध्य में हो, यदि सेंट्रोसोम कहां पर हो, गुणसूत्र के मध्य में हो, तो उसे क्या कहते हैं। यदि सेंट्रोसोम गुणसूत्र के मध्य में हो तो उसे क्या कहते हैं। क्या उसे एसेंट्रिक कहते हैं, क्या उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं, क्या उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, या उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। यदि सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में हो तो उसे क्या कहते हैं। बहुत सरल प्रश्न है ये वाला, और आपको इसे जल्दी से जल्दी उत्तर में देना चाहिए। सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में कब होगा, इन चारों में से किस अवस्था में होगा। बहुत सरल सीधा सीधा आंसर है, मेटासेंट्रिक अवस्था में होगा, मेटासेंट्रिक, याद रखिएगा। ओके, चलिए निशान आपने लगा लिया होगा, फटाफट निशान लगाइएगा, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि डीएनए किसी पृथक किए गए स्ट्रेन की 82 से 90 अंश सेल्सियस ताप पर रखा जाए, मतलब डीएनए को यदि कहीं से निकाल करके और 82 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए तो यह आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। यह 2 खंडों में टूट जाता है, यह अनेक खंडों में टूट जाता है, यह खुल जाता है, और दोनों रज्जुक क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से चुन लीजिए आप, आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से चुन लीजिए। यदि डीएनए को किसी स्ट्रेन से पृथक करके 82 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए तो क्या होगा, आरएनए में परिवर्तित हो जाएगा, 2 खंडों में टूट जाएगा, अनेक खंडों में टूट जाएगा, खुल जाएगा। राइट आंसर है यह खुल जाएगा, और दोनों खंडों में मतलब दोनों खंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। टेम्परेचर याद रखिएगा, टेम्परेचर डीएनए जो है वो उसके दोनों तंतु किस ताप पर अलग हो जाते हैं, 82 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर, याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सी कोशिकाएं बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके कारण गुणसूत्र की मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। नंबर 3, कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, यह केवल वर्धी कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर। अर्धसूत्री विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है, अर्धसूत्री विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है, सोचिए। क्या एक सी कोशिकाएं बनाता है, क्या गुणसूत्रों की मूल संख्या फिर से देता है, क्या डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, कि वर्धी कोशिका में पाया जाता है, क्या कारण हो सकता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, याद रखिएगा, इसी के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की यह भी विशेषता है कि इसके द्वारा हमें एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इसी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। माता पिता में जितने गुणसूत्र हैं, बच्चे में भी उतने, फिर उसके बच्चे में भी उतने। यह गुण केवल और केवल हम देख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। तो गुणसूत्रों की मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, दैट इज राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कौन सा आ रहा है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न में से किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है। ये अर्धसूत्री विभाजन को किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है, ये आपको चुनना है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न में से किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है। क्या मूलाग्र की, परागकोश की, कैम्बियम की, परागकण की, किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है। सोचिए, विचार कीजिए, किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है। राइट आंसर है बेटा इसका, राइट आंसर है परागकोश में। परागकोश में पाई जाती हैं परागमात्र कोशिकाएं, परागमात्र कोशिकाएं। इन परागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो याद रखिएगा, इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पहले पराग चतुष्क बनते हैं और उसके बाद परागकण बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, परागकोश। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आपने जो आंसर ईमानदारी से चुने हैं टिक लगाइएगा। फिर एक सरल क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिएगा, और ये रिपीटेबल क्वेश्चन है जो अभी रिपीट हुआ था। ठीक, इसमें आपको बताया गया है अभी
कियास्मेटा का निर्माण एक मुख्य लक्षण है, तो कियास्मेटा बहुत सरल है, डिप्लोटीन में बनता है। यह बोनस अंक आपको मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनता है। सोचिए, दिमाग लगाइए, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतुओं का निर्माण किससे होता है? कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतुओं का निर्माण किससे होता है? क्या गुणसूत्र से होता है? क्या राइबोसोम से होता है? क्या सेंट्रोसोम से होता है? क्या काइनेटोसोम से होता है? किससे होता है? विचार कीजिएगा, किससे होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक, गुणसूत्र से तो नहीं होता भाई, राइबोसोम तो भाग ही नहीं लेता, बच गई ये दोनों, काइनेटोसोम और सेंट्रोसोम। काइनेटोसोम तो देखा नहीं गया है, राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रोसोम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होता है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होता है? कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है, कोशिका प्लेट विधि के द्वारा होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर पहले तो आप अपना उत्तर चुन लीजिए कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि के द्वारा होता है। आपने चुन लिया होगा। मैं बता दूं, जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, और यदि यहां पादप कोशिका होती तो सेल प्लेट विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, दोनों विधियां आपने पढ़ी होंगी, समझाई गई हैं ये विधियां। ठीक है, तो उम्मीद है कि आंसर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के दौरान किस अवस्था में अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका तथा केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं? समसूत्री विभाजन के दौरान किस प्रवस्था में अंतःप्रद्रवी जालिका तथा केंद्रिका अदृश्य होने लगते हैं? क्या आप इसका सही उत्तर चुन सकते हैं? क्या इसका आंसर पश्च प्रावस्था है? क्या इसका आंसर प्रारंभिक मध्यावस्था है, पश्च मध्यावस्था है, या प्रारंभिक पूर्वावस्था है? विचार कीजिए, सही टिक लगाइए। क्या बोला गया है? याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री नहीं है। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में अंतःप्रद्रवी जालिका तथा केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं? पश्च प्रावस्था में, प्रारंभिक मध्यावस्था में, पश्च मध्यावस्था में, या प्रारंभिक पूर्वावस्था में? क्या आंसर चुनेंगे आप? देखिए, केंद्रिका का मध्यावस्था से कोई लेना देना नहीं, मध्यावस्था से कोई लेना नहीं, पश्च प्रावस्था से कोई लेना देना नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रारंभिक पूर्वावस्था। ठीक, केंद्रिका जो होती है वो पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज में ही क्या होती है? अदृश्य होती है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है हमें। अगला दिया गया है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय किस समय या किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? सेंट्रोमियर विभाजित होता है, सेंट्रोमियर। याद रखिएगा, पहली बात तो विभाजन अर्धसूत्री है, दूसरी बात यहां पर हमसे कहा गया है सेंट्रोमियर जो है वो विभाजित होता है किस अवस्था में? विचार कीजिए, अभी जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है ये। सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन। सेंट्रोमियर का जो विभाजन है वो किस अवस्था में होता है? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? याद रखें, अवस्था। ठीक, डिप्लोटीन तो उपावस्था है, पैकाइटीन तो उपावस्था है, अवस्था तो नहीं है ये। अवस्थाएं दो ही है, मध्यावस्था में और पश्चावस्था में, सॉरी हाँ पश्चावस्था सेकंड में, ठीक है ना। सेंट्रोमियर विभाजित होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? यहां पर डिप्लोटीन में नहीं होता, पैकाइटीन में नहीं होता, और सेंट्रोमियर की यदि बात करें ऑप्शन, तो मुझे चारों यहां पर गलत लग रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर का जो विभाजन है वो होता है प्रोफेज में। ठीक, वो दोनों ओर चला जाता। सेंट्रोमियर, एक मिनट, सेंट्रोमियर बोला उसने, है ना। सेंट्रोमियर का जो विभाजन है वो होता है एनाफेज में। एनाफेज यहां नाम दिया नहीं है, तो राइट आंसर आएगा
यहां पर एनाफेज नाम नहीं दिया, चारों ऑप्शन गलत है। सेंट्रोमियर का जो वियोजन है, याद रखिएगा, ये कहां पर होता है बेटा, एनाफेज में होता है। कहां पर दिया, एनाफेज में होता है सेंट्रोमियर का वियोजन, जिससे दोनों अर्धगुणसूत्र क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए। मध्यावस्था में तो नहीं होता, मध्यावस्था में गुणसूत्र एकत्रित होते हैं, डिप्लोटीन अलग बात बताता है, ठीक है ना। पैकाइटीन में नहीं होता, ठीक। पश्चावस्था सेकंड में भी नहीं होता, एनाफेज में होता है ये। यहां के ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बोनस अंक मिलेंगे आपको भाई सभी को। अर्धसूत्री विभाजन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यावस्था में गुणसूत्र जो होते हैं, मध्यावस्था याद रखिएगा, में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सैटेलाइट के द्वारा जुड़े होते हैं, द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमीटर के द्वारा, या काइनेटोकोर के द्वारा। तो मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से निम्नलिखित के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, निशान लगा लीजिए अपना। सही क्या होना चाहिए, मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से निम्नलिखित के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 में भी आ चुका है, देख लीजिए। एनसीईआरटी के चुने गए क्वेश्चन है सब, बेस्ट क्वेश्चन। तो यहां पर बेटा राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, सही आंसर है काइनेटोकोर, ठीक है ना। तर्कु तंतु, मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से, गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको बताया गया काइनेटोकोर क्या है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सामान्य कोशिका विभाजन होगा। किसमें सामान्य कोशिका विभाजन होगा, सामान्य मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होगा, विचार कीजिए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, आर्ची स्पोरियल कोशिका में, या इन सभी में। सही आंसर क्या होना चाहिए, विचार कीजिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर पर टिक लगाइए। सही आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसमें सामान्य कोशिका विभाजन होता है। सामान्य कोशिका विभाजन किसमें होता है, अपने को यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर होगा आर्ची स्पोरियल कोशिका, इसमें सामान्य विभाजन होता भाई, ठीक है ना। सामान्य कोशिका विभाजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन इस आर्ची स्पोरियल कोशिका में देखने को मिलेगा। इन दोनों में तो अर्धसूत्री होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे युग्मकों का निर्माण होगा। इसके द्वारा परागकण बनेंगे, इसके द्वारा अंड कोशिका बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया अच्छा क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या करना बेटा, इसमें अपने को सही जोड़ी बनानी, इसमें अपने को सही जोड़ी बनानी, ठीक। आपके सामने सूची है, क्या लिखा हुआ देख लीजिए, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना। तो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना की आजमेटा, दो समजात गुणसूत्रों के बीच भागों का वास्तविक हस्तांतरण, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जोड़ी द्वारा समजात गुणसूत्रों के बीच प्रोटीन काय का निर्माण, डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच बनी क्रॉस के आकार की रचना, ठीक। तो इसमें से सही आंसर आप चूज कर लीजिए, क्या होगा, क्या वो ए होगा, क्या वो बी होगा, क्या वो सी होगा, क्या वो डी होगा, कौन सा उत्तर होगा। बेहद सरल है, मिला लीजिए और सही आंसर पर टिक कीजिए, मिला लीजिए और सही आंसर पर टिक कीजिए, क्या होगा। इसका सही आंसर देख लीजिए। सबसे पहली बात, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना जो है यह कहलाता है साइनेप्सिस। मतलब एक आएगा तीसरा, ए का तीसरा कहां दिया है चेक कर लो, ए का तीसरा यहां दिया है और ए का तीसरा यहां दिया है, मतलब ये दोनों गलत है, इन दोनों में से एक सही है, ठीक। फिर आते हैं दो समजात गुणसूत्रों के बीच उनके भागों का वास्तविक हस्तांतरण, तो यह कहलाता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो बी का चौथा दोनों में सही है। फिर आते हैं तीसरे में, जोड़ी द्वारा समजात गुणसूत्रों के बीच प्रोटीन काय का निर्माण, ठीक है ना, जोड़ी द्वारा समजात गुणसूत्रों के बीच प्रोटीन काय का निर्माण, तो ये होगा, सीधी सी बात है, ये होगा दूसरा। और यदि इसमें कंफ्यूजन है तो तीसरा देख लीजिए, डिप्लोटीन अवस्था में क्या बनता है, कियाज बेटा
तो डी का आएगा 1, तो डी का 1 जहां दिया है वही सही होगा, तो डी का 1 यहां दिया है, मतलब ये राइट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से सही आंसर हम चुन सकते हैं। ठीक है, चुन लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लो, क्वेश्चन आप पुस्तक से पढ़ लो, कितने भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके पास आधारीय ज्ञान नहीं है, याद रखिएगा, जब तक आपके पास किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं है, वो सारे प्रश्न आपके लिए बेकार हैं। यदि आप क्वेश्चन याद करते हो, यदि आप क्वेश्चन को याद करते हो कि हम 1000 क्वेश्चन याद कर लें, या हम 10,000 क्वेश्चन याद कर लें, या हम 1,00,000 क्वेश्चन याद कर लें, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना, तुम सोच लो कि हम इतने सारे क्वेश्चन याद कर लें, अरे बेटा वहां से थोड़ी फंसेगा, वहां से नहीं फंसने वाला। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज। जब आपको बेसिक नॉलेज होगा ना, तो बेसिक नॉलेज होने से आपकी सारी कड़ियां जो है वो एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कितने भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, 90% क्वेश्चन तो आप जरूर सही करोगे। याद रखना, बेसिक नॉलेज पहले होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो यदि आप अपना नॉलेज अच्छा करना चाहते हो तो जुड़ जाओ एमसीसी क्लासेस के साथ, जो कि बहुत ही सस्ते में और क्या कर रही है, नॉलेज दे रही है। हम लोग 9th से लेके 12th तक के बच्चों को भी बेसिक से नॉलेज देते हैं। याद रखिएगा, यदि आप सभी को अच्छा नॉलेज चाहिए तो एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए उससे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके छोटे भाई बहन 9वीं से 12वीं किसी भी कक्षा में है, तो उन्हें बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में 999 में साल भर का कोर्स आपको मिल जाएगा, वो भी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का विथ बेसिक नॉलेज। इसमें केवल ऊपरी ज्ञान नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, तब एग्जाम निकलता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इसमें लिखा कोल्चिसिन किस अवस्था को प्रभावित करता है। दूसरा, माइटोसिस किस अवस्था में स्पिंडल उपकरण का निर्माण होता है। तो कोल्चिसिन किस अवस्था को रोक देता है भाई, या किस अवस्था में स्पिंडल तंतु का निर्माण होता है। क्या वो मेटाफेज है, क्या वो प्रोफेज है, वो इंटरफेज है या एनाफेज है। क्या है राइट आंसर, क्या है राइट आंसर, क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर है बेटा मेटाफेज, राइट आंसर है मेटाफेज। कोल्चिसिन मेटाफेज अवस्था को रोक देता है, जिससे स्पिंडल तंतुओं का निर्माण भी रुक जाता है और कोशिका विभाजन रुक जाता है। याद रखिएगा, कोल्चिसिन को समसूत्री विष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा देख सकते हो। माइटोसिस में एक अवस्था जो एनाफेज के मध्य से शुरू होती है, जो एनाफेज के मध्य से प्रारंभ होती है और टीलोफेज के साथ साथ क्या हो जाती है, समाप्त। एनाफेज के मध्य से प्रारंभ होती है और टीलोफेज के साथ साथ समाप्त हो जाती है, क्या है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसी का है, दोनों आ चुके हैं। केंद्रकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, इन चारों में से साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, इंटरकाइनेसिस में से राइट आंसर जो है वो साइटोकाइनेसिस है बेटा। जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चुनना है आपको, ठीक है ना, अपने आप को धोखा नहीं देना है। साइटोकाइनेसिस जो है वो केंद्रक का विभाजन, और सॉरी, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव का विभाजन और कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन कहलाता है। ठीक, फेमस क्वेश्चन में से एक है। फिर आगे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये अर्धसूत्री विभाजन की घटनाएं हैं, ठीक है ना, और आप इनको जानते हैं और सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। किस क्रम में ये घटनाएं होती। पहला लिखा क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय, फिर सिनेप्सिस मतलब सूत्र युग्मन, कियाज्मेटा का अंत, केंद्रिका का अदृश्य होना। क्या सही आंसर है, क्या सही आंसर। सोचिए, बहुत अच्छे से विचार कीजिए और उसके बाद फिर टिक लगाना है आपको। देखो ऑप्शन भी बड़े खतरनाक तरीके से जमे हुए। सबसे पहले क्या होता है यह सोचना है, फिर उसके बाद क्या होता है यह सोचना है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या होता, चलिए निशान चुन लिया, लगा लिया आपने निशान, ऑप्शन चुन लिया अपना। सबसे पहले होता है बेटा सूत्र युग्मन। सबसे पहले क्या होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले होता सूत्र युग्मन। ठीक, इसका मतलब बी पहले होना चाहिए, तो बी इन तीनों में पहले है, इसका मतलब ये गलत हो गया। सूत्र युग्मन के बाद क्या होता बेटा, सूत्र युग्मन के बाद होता है जीन विनिमय। मतलब क्या आएगा, ए कहां पर दिया है, बी के बाद ए दिया है यहां पर, ये दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी गलत हो गया। ठीक, फिर जीन विनिमय के बाद क्या होता है, जीन विनिमय के बाद क्या होता है, कियाज्मिटा का अंत होता है कि केंद्रिका का अदृश्य होना, तो कियाज्मिटा का अंत होता है, मतलब इसके बाद कौन आएगा, सी, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन के बाद क्या होगा, जीन विनिमय, फिर क्या होगा, कियाज्मिटा का अंत, और उसके बाद केंद्रिका का अदृश्य होना। ये घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खास, ये देखिए, ये अपने को एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया गया है जो एनसीईआरटी की बुक में है, और हमसे कहा गया है कि इस एनसीईआरटी के डायग्राम में आप चिन्हित भाग जो है इन्हें पहचानिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसमें आपको एक्स को पहचानना है, वाई को पहचानना है, जेड को पहचानना है। इनमें एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, बहुत सरल, देख लीजिए। इसके लिए आपके पास समय है, विचार कर लीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड को पहचानना है। उम्मीद है आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। एक्स वाई और जेड को पहचानिए। क्या एक्स G1 है, वाई G2 है, जेड G0 है? क्या एक्स G0 है, वाई S है, जेड G2 है? क्या एक्स G2 है, वाई S है, जेड G1 है? या फिर एक्स G1 है, वाई S है और जेड G2? क्या सही आंसर होगा? तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है एम फेज, लिखा कि नहीं लिखा है, एम फेज। एम फेज के पहले क्या होगा, G2, G2 के पहले क्या होगा, S, S के पहले क्या होगा, G1, और ये दिया गया है G0। ठीक है, तो एक्स G1 है, तो एक्स G1 कहां दिया है, एक्स G1 ये दिया है, ये राइट आंसर निकल गया। एक्स G1 है, वाई S है, और जेड जो है वो क्या है बेटा, G2 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की अनेक अवस्थाओं में विभाजित सही क्रम। अनेक बार यह क्वेश्चन आया और दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है? तो जिन लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन को अच्छे से समझा है वो सारे बच्चे ये जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। क्या वो पहला होगा लेप्टोटीन, पैकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस? दूसरा होगा लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस? तीसरा होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस? या फिर वो चौथा आंसर होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस? तो राइट आंसर आपने चुन लिया होगा। लेप्टोटीन के बाद आती है बेटा जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और सबसे लास्ट में आती है डाइकाइनेसिस। डी नंबर राइट आंसर होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, माइटोसिस की G2 अवस्था में कितना समय लगता है? कोशिका चक्र का 50% समय लगता है, कोशिका चक्र का 25 से 30%, कोशिका चक्र का 12 से 16%, या कोशिका चक्र का 4%? कितने प्रतिशत समय लगता है माइटोसिस की G2 अवस्था में? कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? राइट आंसर चूज कर लीजिए। समय की उपलब्धता को देखते हुए जल्दी जल्दी 30 सेकंड का समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है कोशिकीय चक्र का 12 से 16% समय। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, दी गई घटनाओं में कौन सी माइटोसिस के दौरान नहीं होती? दी गई घटनाओं में कौन सी घटना माइटोसिस के दौरान जो है वो नहीं होती, पहचानिए। क्या क्रोमेटिन का माइटोसिस, याद रखिएगा समसूत्री विभाजन, क्रोमेटिन का संघनन, विपरीत ध्रुवों से सेंट्रियोल की गति,
सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से जुड़े हुए दो क्रोमेटिड युक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति, या फिर क्रॉसिंग ओवर। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? विचार कीजिए, क्या नहीं होता? तो माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बेटा, ठीक ना, याद रखना, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक, तो ये तीनों गलत है, मतलब ये घटनाएं होती हैं माइटोसिस के दौरान, क्या नहीं होता? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ये डबल क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, इन क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ये दिया गया है, प्रश्न क्या है? प्रश्न हमसे कहा गया है बेटा, एनाफेज में यहां पर कहा गया है एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या होती है। एनाफेज के एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या होती है, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम मतलब एक गुणसूत्र, एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? माइटोसिस में 2, मियोसिस में 1, माइटोसिस में 1, मियोसिस में 2, माइटोसिस में 2, मियोसिस में 2, माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4। बताइए एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या एनाफेज अवस्था में क्या होती है, माइटोसिस में क्या होती है और मियोसिस में क्या होती है, अर्ध समसूत्री में क्या होती है और अर्धसूत्री में क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक, जो सही आंसर देगा उसे एक लॉलीपॉप मिलेगा, जो सही आंसर देगा उसके घर में ऑनलाइन एक लॉलीपॉप भेजा जाएगा। ठीक, एनाफेज में एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी? सही होने पर आप मैसेज कर सकते हैं, सर मेरा सही हुआ, लॉलीपॉप भेज दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर अब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर जो है आपके सामने आ रहा है, और वो है एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या 2 ही होती है, अर्ध गुणसूत्र की संख्या 2 ही होती है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। राइट आंसर होगा सी, याद रखिएगा, एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या 2 ही होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना सरल सा था क्वेश्चन, और इस तरह से यहां पर क्वेश्चन समाप्त हुए। ये क्वेश्चन और दिया गया बेटा, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन एक और दिया गया है, चूंकि 2 क्वेश्चन हमारे सिमिलर हो गए थे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और एक हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम मतलब जो गुणसूत्र हैं उसके समान वितरण के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम के समान वितरण के लिए जिम्मेदार घटना कौन सी है? क्या वो घटना है आनुवंशिक पदार्थों का रिप्लिकेशन, या क्रोमेटिड का टूटना, सेंट्रोमियर का टूटना, या क्रोमेटिन का संघनन? कौन सी घटना है? आपने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा। ठीक, आप जानते हैं कि एनाफेज अवस्था के दौरान क्या होता है? एनाफेज अवस्था के दौरान यहां पर जो सेंट्रोसोम है वो पहुंच जाते हैं भाई। तर्कुतंतु इस प्रकार से रहते हैं, आप सभी जानते हैं, तर्कुतंतु इस प्रकार से रहते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो कहां जाने लगते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो अपने अपने ध्रुवों पर जाने लगते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यहां मज्जा रश्मियां होती हैं, याद रखिएगा। तो आधे गुणसूत्र इस तरफ जाने लगते हैं, आधे गुणसूत्र इस तरफ जाने लगते हैं। तो इस घटना के लिए जिम्मेदार जो घटना है वो है सेंट्रोमेयर का टूटना। सेंट्रोमेयर बीच से टूटता है, ठीक है ना, जो गुणसूत्र होते हैं ना इनके बीच में यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है सेंट्रोमेयर, याद रखिएगा इधर पे। तो इसका टूटना, इसका विभाजन, इसके विभाजन के कारण से गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरह से आज का ये जो टेस्ट है ये समाप्त हुआ, और हम
कल आपके लिए जूलॉजी के सेकंड यूनिट का फिर से टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो कल ये टेस्ट फिर से आपके लिए रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कहेंगे कि जुड़ जाइए एमसीसी क्लासेस से यदि सक्सेसफुल होना है पीएनएसटी 2022 के एग्जाम में। यदि किसी बच्चे को पीएनएसटी 2022 का एग्जाम निकालना है तो वो जल्द से जल्द, अभी भी समय है, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है। अभी भी बहुत सारा सिलेबस हम कराने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट हम 10,000 ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे जिनमें से 100 क्वेश्चन तो सेम टू सेम आपके पेपर में आने वाले, ठीक है। याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए। 499 का कोर्स है, मात्र 499 का, ठीक है ना। इस कोर्स को ज्वाइन करके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने फंसा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द पीएनएसटी 2023 के लिए नया बैच जो है वो चालू होगा, याद रखिएगा। इस जून के बाद ठीक जुलाई में इसका नया बैच चालू होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी से पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी रेडी रहें। ओके, चलिए मिलते हैं कल नए टेस्ट के साथ। ओके, बाय बाय।